नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरी बगल वाली विंडो में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों को मैं बता दूं, करंट अनप्लग्ड बाय राजीव सर का एक चैनल है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि ट्रंप साहब आखिरकार चाहते क्या है। पहले 50% टैरिफ, अब फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ। अब क्या 200% टैरिफ लगेगा और मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे क्या सर? हिमांशु जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, आप ये जो पहले 50% टैरिफ आपने बोला वो था 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर में प्लस 25% रशियन ऑयल खरीदने के लिए पेनल्टी। तो वो 50% टैरिफ हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर में लगाए इन्होंने। उसके बाद में अब जो ये 100% टैरिफ लगा रहे हैं, ये फार्मा ब्रांडेड और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये सही बोलना है कि क्या अब अगला जो टैरिफ लगेगा वो 200% लगेगा, कोई नहीं जानता। सिर्फ ट्रम्प साहब ही जानते कि कितने परसेंट का अगला जो भी टैरिफ ठोकना है वो ठोकेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये लाइन आइटम बाय लाइन आइटम टैरिफ डाल रहे हैं। ठीक है, अभी 100% इन्होंने फार्मा पे दिया है। कल को पता चला कि ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है बीपीओ, उन सब के ऊपर में 150% लगा दिया। फिर कल को चल के सेमीकंडक्टर पे 200% लगा दे। कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ पे कितना परसेंट टैरिफ लगाएं, क्या लगाएं। तो आप ये सिर्फ ट्रम्प साहब ही जानते हैं कि कितना वो टैरिफ लगाने वाले हैं। जहां तक आपका सवाल, ये 100% जो अभी टैरिफ पे है फार्मा प्रोडक्ट्स के ऊपर में, तो देखिए, आपको पहले वर्ल्ड का फार्मा मार्केट समझना होगा। पूरे विश्व का जो फार्मा मार्केट है ये करीबन 1.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि 90 रुपए का एक डॉलर है तो 90 लाख करोड़ जो है वो होता है आपका 1 ट्रिलियन डॉलर। तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर यानी 120 लाख करोड़। तो 120 लाख करोड़ कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। मतलब 1 करोड़ में 8 जीरो और लाख में फिर 6 जीरो, 14 जीरो लगा दीजिए 120 के आगे। तो 120 लाख करोड़ जो है, उतना बड़ा है वर्ल्ड का फार्मा मार्केट। अब उस वर्ल्ड के फार्मा मार्केट में 1.3 ट्रिलियन डॉलर में अकेले अमेरिका का मार्केट ही 1/3 है। 1/3 से थोड़ा ज्यादा ही है, 500 बिलियन डॉलर के आसपास में, 450 से 500 बिलियन डॉलर के आसपास में। और इसमें आप ये समझ लीजिए, यानी 45 लाख करोड़ आप समझ लीजिए, अगर 90 रुपए का एक डॉलर है तो 45 लाख करोड़ के मार्केट में आप ये समझिए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो लगभग 212 बिलियन डॉलर, ये रिसर्च रिपोर्ट है, 212 बिलियन डॉलर का इसने लास्ट ईयर जो है दवाइयां इंपोर्ट की थी, फार्मा इंपोर्ट किया था अपने देश में अमेरिका ने। ठीक है, तो 212 बिलियन डॉलर मतलब लगभग आप पकड़ लीजिए वही 18-20 लाख करोड़ के आसपास में। 20 लाख करोड़ के आसपास में दवाइयां हर साल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंपोर्ट करता है। तो उनके पास में दम है परचेजिंग पावर का। वहीं पे वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये अपनी दवाइयां बना के अमेरिकन मार्केट में ही मेनली बेचती हैं और वहीं से मुनाफा कमाती हैं। यहां तक कि इंडिया की भी जितनी भी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, चाहे आप सन फार्मा ले लीजिए, चाहे आप डॉक्टर्स रेड्डी ले लीजिए, चाहे लुपिन ले लीजिए, चाहे ऑरबिंदो फार्मा ले लीजिए, चाहे बायोकॉन ले लीजिए, यू नेम एनी फार्मा कंपनी, ये जो है ये अपना मेन जो मलाई खाती है, जो मेन प्रॉफिट बनाती है, वो अमेरिकन मार्केट से ही बनाती है। इंडियन कंपनीज के साथ में सिर्फ एक फायदा है कि इंडियन कंपनी सस्ती दवाइयां बनाती है। ठीक है, वो दवाइयां जिनका पेटेंट का अवधि खत्म हो जाता है। जब भी आपको एक नई दवाई लाते हो तो जो आविष्कार करने वाला देश है उसको 15 से 20 साल का पेटेंट का टाइम मिलता है। ठीक है, तो जब ये 20 साल की अवधि 15 साल की खत्म हो जाती है तो कोई भी इस दवाई को बना सकता है, इसके चीपर वर्जन को। तो इंडियन कंपनीज अधिकतर वही काम करती है। R&D तो ज्यादा होता नहीं है यहाँ पे। जो ऑलरेडी आविष्कार हो चुकी है दवाइयां, उनका चीपर वर्जन हम लोग यहाँ इंडिया में बनाते हैं और ये हम सप्लाई करते हैं अमेरिका को। तो ये कुल मिला के मैंने आपको इंडिया का और अच्छा, इंडिया का जो फार्मा मार्केट है वो लगभग 50 बिलियन डॉलर के आसपास का है। 50 बिलियन डॉलर में भी आप ये समझ लीजिए कि 27 से 28 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं और 22 से 23 बिलियन डॉलर हम
कंज्यूम करते हैं, खुद देश के अंदर में दवाइयों का कंजम्पशन है, यानी देश से बाहर जितनी दवाइयां एक्सपोर्ट हो रही हैं वो ज्यादा है बनिस्पत देश के अंदर जो दवाइयां कंज्यूम हो रही है। तो बेसिकली हम वर्ल्ड की फार्मेसी के रूप में काम कर रहे हैं कि हम दवाई बनाते हैं चीपर यानी सस्ती वाली दवाइयां और वर्ल्ड ओवर सप्लाई करते हैं। अकेले लास्ट ईयर 2025 में इंडिया ने $30 बिलियन का दवाइयों का एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो $30 बिलियन कम नहीं होता, मतलब अच्छा खासा अमाउंट है। 9,000 करोड़ अगर $1 बिलियन है, 90 रुपए का $1 पकड़ू तो आप ये समझ लीजिए कि 90,000 करोड़ 10 बिलियन हुआ और 2,70,000 करोड़ जो है $30 बिलियन हुआ। तो लगभग 2,70,000 करोड़ की दवाइयां जो है वो इंडिया ने लास्ट ईयर एक्सपोर्ट की थी। उसमें अकेले अमेरिका को हमने $10 बिलियन की दवाई सप्लाई की थी, यानी लगभग 90,000 करोड़। तो 2.7 लाख करोड़ में 2,70,000 करोड़ में अकेले 90,000 करोड़ की जो दवाइयां थी वो अमेरिका ने इंडियन कंपनी से खरीदी थी। इसीलिए अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा है, पर अभी तक जेनरिक ड्रग्स जो है उसके ऊपर में स्पष्टीकरण नहीं आया है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो जेनरिक ड्रग्स है ये भी तो किसी ना किसी ब्रांड के नाम पे ही जाती है अमेरिका में, तो कहीं इसको भी ब्रांडेड ना समझा जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या। इस पे स्पष्टीकरण अभी तक आया नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो इस विषय पे कल अपने चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव पे भी बनाया है, आप लोग और डाटा के लिए वहां जाके देख सकते हैं। जी हिमांशु। अच्छा राजीव जी, सिर्फ यहीं तक रुक जाएंगे ऐसी खबरें नहीं है। खबरें तो यहां तक हैं कि लैपटॉप, टूथपेस्ट, अब इन सब की बारी आने वाली है और ट्रम्प साहब अब नए टैरिफ के प्लान में है। ये सिर्फ फार्मा सेक्टर तक सीमित रहने वाला नहीं है, इसको लेकर खबरें भी छपने लगी हैं। आज तक ने खबर भी छापी है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि भारत का भविष्य टैरिफ को लेकर अंधेर कोठरी में जा रहा है और मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे। उनकी जो एक सो कॉल्ड डिप्लोमेसी थी वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। मोदी की डिप्लोमेसी तो फेल हो गई। ये तो बहुत दिनों से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि विदेश नीति जो है, जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, वो तो कंप्लीटली फेलियर है। और खास तौर पे ये जो अभी विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये जब से आए हैं तब से तो हमको एक के बाद एक जो है भारी विदेश नीति के फ्रंट पे जो है फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। बस वो थोड़ी अंग्रेजी बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड वे में बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि इनसे अच्छा विदेश मंत्री हमें कोई मिला नहीं है। पर इनके कार्यकाल में जितने विदेश नीति के फ्रंट पे आप ये समझ लीजिए कि डिबैकल हुए हैं, जितने ज्यादा फॉरेन पॉलिसी के उस पे हम लोगों ने प्रहार खाया है, उतना कहीं भी और नहीं हुआ है। आप देखिए चाइना जो है उससे हम गलबैया करना चाह रहे हैं। चाइना हमको जो है वो आसपास भाव ही नहीं दे रहा, आने नहीं दे रहा, फटकने ही नहीं दे रहा। वो बोलता पाकिस्तान मेरा एकदम सबसे करीबी यार है। अमेरिका से हम जो है वो नजदीकियां बढ़ाना चाह रहे हैं, वहां ट्रम्प जी टैरिफ के थ्रू दुलत्तियां मार रहे हैं हमको। तो पेनल्टी लगा है, सिर्फ ब्राजील और इंडिया ही है जहां पे इतनी बड़ी टैरिफ लगी है, तो ये दुलत्ती से कम नहीं है। तो फॉरेन पॉलिसी पे हमारा भयानक फेलियर हुआ। यूरोपियन यूनियन जो है वो हमसे नाराज बैठा हुआ है कि हम रशिया से क्यों ऑयल खरीदें। रशिया जो है वो पाकिस्तान के मामले में, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, सो कॉल्ड वॉर, ठीक है, उस टाइम में कोई खुल के ऐसा रशिया इंडिया के साथ नहीं आया जैसे पहले आता था। संयुक्त अपना ये टर्की ने जो है, तुर्की ने तो अपने समुद्र जहाज भेज दिए थे पाकिस्तान की मदद करने के लिए, उन्होंने खुला समर्थन दिया था। अब सऊदी अरबिया ने डिफेंस डील जो है वो साइन कर ली है यूएसए पाकिस्तान के साथ में। तो आप समझिए कि भाई हमको, अच्छा जितने आजू बाजू के सार्क नेबरिंग नेशन है, आप देखिए बांग्लादेश में शेख हसीना जी थोड़ी सी इंडिया के लिए फेवरेबल थी, तो वहां की जनता ने उनका क्या हाल किया। नेपाल में आप देखिए किस तरीके से भारत के अगेंस्ट में सेंटिमेंट बॉइल्स हो रहे हैं। चाहे आप श्रीलंका में देख लीजिए, कम्युनिस्ट वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट है। तो हमारे आजू बाजू में भी हम देख रहे हैं कि हमारे को जो है बहुत मतलब जो इंडिया अगेंस्ट जो फोर्सेस हैं वही शासन में है, और जितने सुपर पावर है, चाहे रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई हमको भाव नहीं दे रहा। और यहाँ पाकिस्तान ने हमारे नाक में दम कर रखा हुआ है। तो पॉलिसी फ्रंट पे तो हमको बहुत ज्यादा
विदेश नीति के दम पे, विदेश नीति के लेवल पे मैंने कभी भी इतना ज्यादा इंडिया को लाचार नहीं देखा जितना अभी है। अब ये नहीं सर, बात मैं भक्त लोग नहीं मानेंगे। एक चीज पर और आपकी राय चाहूंगा कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम वॉर जीत गए, दूसरा चाइना ने हमें सपोर्ट किया। भारत के भी कुछ अधिकारी हैं सेना से जुड़े हुए, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये जो लड़ाई हुई उसमें चाइना पूरी तरीके से मदद कर रहा था पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी हम चाइना से गलवैया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 2014 से पहले लाल आंख की बात करते थे, अब सारी लाल आंख दिखाना बंद हो गया है। मतलब ये लाचारी है या फिर कुछ और उससे भी आगे बात बढ़ गई है? देखिए, जो अंध भक्तों के देवता हैं, अब अंध भक्तों को भी समझ में आने लगा है कि हमारा जो देव है वो महादेव नहीं है। ये जो लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते थे वो सिर्फ बातें ही थी। तो अब जो है वो भ्रम जो है वो बहुत सारे भक्तों का भी टूटा है। ठीक है, तो ये आप इस बात को समझ लीजिए कि जो अब इनका कोर वोटर बैंक है वो भी इनसे बहुत छिटक रहा, चिढ़ रहा है। ठीक है, और जिस तरीके से ये टैरिफ, ट्रम्प का टैरिफ लग रहा है और उससे मिडिल क्लास जो है वो देख रहा है कि भैया हमारे बच्चों को बाहर जाके पढ़ने के लिए दिक्कत होने वाली है, अमेरिका में जाके नौकरी पाने में दिक्कत होने वाली है, तो वो भी चिढ़ रहे हैं। आपने जहां तक बात की पाकिस्तान की, तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बिना सबक सिखाए आपने क्यों बीच में जो है ये ऑपरेशन सिंदूर रोका, और उस टाइम में आपने झूठ बोला कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। यदि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, यदि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहता है तो इंडिया पाकिस्तान दुबई में क्रिकेट मैच कैसे खेल रहे हैं? कभी दो वॉरिंग नेशन आपस में क्या खेलते हैं क्या? रशिया और यूक्रेन क्या आपस में खेल रहे हैं क्या? आप एक गेम मुझे बता दिए जहां रशिया और यूक्रेन जो है आपस में कोई खेल रहे हो, या ईरान और इजराइल के आपस में खेल रहे हैं क्या? तो एक कैसा मजाक बना के रखा हुआ है, ये देश के लोगों को भ्रमित करने का तरीका है और कुछ नहीं है। और उनको मालूम है कि देश में बहुत ही, मतलब आप कह लीजिए कि गरीब जनता है, अशिक्षित जनता है, या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी व्यस्त है, अपने नौकरी पानी को बचाने में इतने व्यस्त हैं कि ये क्या ही ध्यान देंगे। ठीक है, और जितने भी लोग जो अपोजिशन फोर्सेस वाले हैं, जो कुछ क्रांति पहले ला सकते थे, उन सबको तो इन्होंने अलग अलग केस मुकदमे में फंसा के रखा हुआ है, आधों को अपनी पार्टी में लेके आ गए। तो कोई अपोजिशन भी सड़क पे उतर के जो है इनकी बदमाशियों के खिलाफ जो है वो मुहिम नहीं छेड़ रहा है। सिर्फ आपने वोट चोरी के मामले में देखा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने कुछ किया, बट जिस तरीके से इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है, और ये इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है, ये पिछले 1 साल से मैं बोल रहा हूं, अब तो सबूत सामने आने लग गए लोगों के। जीएसटी में आप रियायत क्यों दे रहे हो यदि इकोनॉमी का भट्टा नहीं बैठ रहा है? तो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन की लिमिट आपने क्यों दी यदि इकोनॉमी का भट्टा नहीं बैठ रहा है? तो रिजर्व बैंक, इंडियन रुपी वीक पे वीक होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, उसके बाद भी रिजर्व बैंक रेपो रेट यानी इंटरेस्ट रेट क्यों कम कर रहा है? आप दिखा रहे हो कि महंगाई कम हो गई है। यहां मैं सब्जी लेने कोई भी जाता हूं तो 80 रुपए केजी, 100 रुपए केजी, 120 रुपए केजी से नीचे कोई सब्जी खाने के लिए नहीं मिल रही है। क्या बैंगन हो, क्या गोभी हो, आप कुछ भी जाके देख लीजिए। आप लोगों के शहरों में क्या रेट चल रहा है मुझे नहीं मालूम है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई महंगाई कहाँ नहीं है। स्कूल की फीस 10% हर साल बढ़ी जाती है, मेडिकल जो है वो खर्चा 10% हर साल बढ़ी जाता है। तो इन्फ्लेशन कैसे 3% है भाई, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो झूठे फूटे आंकड़े दिखा के आप कुछ भी बोलो, पर आम आदमी का जीवन जो है वो अभी बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहा है। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, और मेरे आपके जैसे लोग इस बात को बार बार ना जाने कितने दिनों से बोल रहे हैं, पर लोगों के, इस देश के लोगों के कानों में जू नहीं रहेंगे। आप क्या कर सकते हो उसके लिए? जी हिमांशु सर, लेकिन फार्मा सेक्टर पर जो है 100% टैक्स टैरिफ लगाने की बात है, इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो जेनरिक दवाएं बेचते हैं, मतलब बाहर भेजते हैं, तो हम पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ लोग हैं जो फर्जी का ड्रामा मचा रहे हैं, मतलब माहौल बना रहे हैं। अब ट्रंप ने लगाया टैरिफ 50%, उस पर भी कुछ तारीफ है, 100% लगा देंगे तब भी तारीफ है, ये 200% हो जाएगा तब भी यही। तो क्या लोगों के दिमाग को इतना ज्यादा मतलब हैक कर लिया गया है कि कुछ भी हो जाए, कल को किसी का हाथ काट लिया जाए, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, जब ये
टैरिफ लगा था 50% का, तो मैंने बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के खिलाड़ियों को, एनालिस्ट लोगों को ये बोलते हुए सुना, ये बोलते हुए ये इंटरनेट पे देखा कि उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए हैं कि भाई अमेरिका को हम कितना 85 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर की है, तो 2% भी नहीं है, तो क्या है, हम पचा जाएंगे, हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, एक कोई फर्क नहीं पड़ता 10-20 बिलियन डॉलर का यदि एक्सपोर्ट कम भी हो गया। फिर वैसे ही मैंने देखा कि जैसी H1B वीजा का दाम $1000 से रातों रात बढ़ा के $1 लाख कर दिया गया, फीस जो है H1B वीजा की, तब भी मैंने सुना कि ये कंपनीज आके बोल रही है सब, चाहे इन्फोसिस हो चाहे TCS हो। इन्फोसिस बोलता हमारे 70% जो है इंजीनियर्स वो अमेरिका में जो काम करते हैं वो अमेरिकन है। TCS बोलता हमारे 60% के ऊपर है। विप्रो बोलता हमारे 80% के ऊपर में। HCL भी बोलता हमारे 80% के ऊपर में। तो मतलब कुछ भी हो जाए, इस देश में कभी कोई मानेगा ही नहीं कि कोई भी कदम होने से उनको नुकसान हो रहा है। ये पूरा ट्रेडर्स का देश है, ये ट्रेडर्स और बिचौलियों का देश है। तो यहाँ पे सब वही मानसिकता रखते हैं, कुछ भी हो जाए, झूठ फूट बोलो, हर बात के ऊपर में जो है वो बाम लगा दो, एक अच्छा बढ़िया जो है ना उसको कपड़ा पहना दो, कितना भी जो है वो आपका समझ लीजिए कि कितना भी सख्त क्यों ना हो वक्तव्य, उसके ऊपर में एक बाम, आप पॉलिश बाम लगा देते हो कि आपको लगता है कि नहीं 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 ये चीज जो है उतनी कठिन नहीं है। अब वैसी फार्मा के ऊपर में आए हैं, अब बोल रहे कि भाई हम जेनरिक बनाते हैं। अरे पर उसमें एक वर्ड है ब्रांडेड, तो हम जो बनाते हैं वो ब्रांडेड जेनरिक बनाते हैं। अगर रनबैक्सी कोई दवाई भेज रहा है अमेरिका में, या डॉक्टर रेड्डीज कोई भेज रहा है, या सन फार्मा भेज रहा है, तो वो सन फार्मा ब्रांड के अंडर नहीं जा रहा ना, वो कोई ऐसी थोड़ी ना दवाई पहुंच जा रहा है, पाउडर थोड़ा ना पहुंच जा रहा है वहां पे, वो बाद में वहां पे जाके दवाई हो, ऐसा थोड़ा ना हो रहा है। तो इस चीज के ऊपर में क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। इस चीज के ऊपर में हमें समझ में नहीं आया कि भाई कौन सी जेनरिक दवाइयों को ये जेनरिक मानेंगे और कौन सी जेनरिक दवाइयों को ये ब्रांडेड मानेंगे। इस चीज के ऊपर में स्पष्टीकरण नहीं आया। तो अभी से बोलना कि नहीं नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो आप अगर अभी से हल्ला गुल्ला मचाने लगो कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका मतलब समझ जाइए कि इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और देखिए कल सारा इंडिया का स्टॉक मार्केट कितना नीचे था, कल आप देखिए 700-750 पॉइंट मार्केट सेंसेक्स गिरा है। ठीक है, फार्मा कंपनीज तो पूरी की पूरी बिखर के रह गई है, अच्छी टूटी है। तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो क्यों गिर रहे हैं इनके शेयर प्राइसेस? ये सोचने वाली बात है। और ये भी सोचने वाली बात है कि जब इतना बड़ा जीएसटी का राहत दिया है मोदी सरकार ने, तो उसके बाद भी स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली पिछले 3-4 दिन से क्यों गिर रहा है इंडिया में? नहीं गिरना चाहिए था। ये करीबन 25,300 से आज 24,600 24,500 के लेवल पे आ गया। तो 800 पॉइंट निफ्टी का गिर जाना, 2-2,500 पॉइंट सेंसेक्स का गिर जाना, ये मजाक नहीं है। इसका मतलब है कि अब मोदी जी या इनके भक्त लोग कुछ भी बोले, या बाबू लोग आके कुछ भी झूठ बोले, मार्केट उस चीज के ऊपर में बिलीव नहीं कर रहा है। जी हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शक अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस विषय पर। 100% टैरिफ 1 अक्टूबर से, तैयार रहिए और इसका क्या असर होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।